अरे सोनू का फोन है। दैट्स फाइन। तो कल हमने किया था कि न्यायपालिका जो आपके देश के अंदर न्यायपालिका जुडिशरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है। सबसे उच्च लेवल के ऊपर जो जुडिशरी की स्ट्रक्चर है उसमें कौन है। तो हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया था कि सबसे बड़ा जो न्यायालय है जो न्याय डिलीवर करता है वो सर्वोच्च न्यायालय है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कल वाले का। सर्वोच्च न्यायालय कनिका साथ में ये भी बताते जाओ कि बेटा आपके पास हिंदी इंग्लिश मीडियम है होपफुली। यस। हाँ। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, अब उसके पावर और उसकी फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर दी पावर्स एंड दी फंक्शंस ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट। हाँ, वेरीफाइड। तो सुप्रीम कोर्ट आपको ये पता है कि सबसे अपेक्स कोर्ट है। अपेक्स मतलब भारत के अंदर सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। तो उसके जो भी डिसीजन होंगे इससे नीचे वाले कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हर स्टेट के अंदर हाई कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट के अंडर जुरिस्डिक्शन में आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है ना, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सबसे जो लोवेस्ट कोर्ट है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में ऊपर देखेंगे। अब ये लोवेस्ट कोर्ट क्या है, जैसे आपने नाम सुना होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मिलता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो जज है बेसिकली जो सबसे न्यूली अपॉइंटेड जजेस होते हैं वो होते हैं। और ये क्योंकि सबसे प्राइमरीली केस की सुनवाई जब कोई भी इंसिडेंट होती है तो उसकी सबसे पहली सुनवाई हम कहाँ पर लेके जाते हैं, ये जो अधीनस्थ न्यायालय जिसको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के नाम से बोले जाते हैं। आप अपनी इंग्लिश की बुक के अंदर बेटा खोल के देखोगे ना, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, पेज नंबर 130। आप 130 पेज के ऊपर खोल के रखिए। इंग्लिश की बुक में 130 पेज के ऊपर है और हिंदी की बुक में भी 130 पेज के ऊपर ही है। ठीक है ना। तो आपके पास में बुक से भी देखते रहिए, नजर मारिए। तो यहाँ पर दे रखा है सबसे नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट। और सभी सबॉर्डिनेट कोर्ट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो ये जो जुडिशरी में सबसे लोवेस्ट कोर्ट है। तो लोवेस्ट कोर्ट में जब शुरू में जाते हैं तो चाहे मैंने कल आपको बताया था कि दो तरह के केसेस होते हैं। एक तो क्रिमिनल केसेस, अपराध जो होते हैं, ठीक है ना, मारपीट कर दिया, मर्डर कर दिया, चक्कू घोंप दिया, तो दिस ऑल कम्स इनटू द क्रिमिनल क्राइम, बोलिए क्रिमिनल लॉ, अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक है ना, अपराध किस्म के हो गए। अब मान लो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो एक अपराध नहीं है ना, वो तो डिस्प्यूट उस अलग तरह का है, उसमें किसी का मर्डर नहीं हो रहा, तो उसको सिविल लॉ बोलते हैं। तो दो तरह के लॉज से हम गवर्न होते हैं। एक क्रिमिनल लॉ जो अपराध होते हैं, एक दूसरे के प्रति अपराध किए जाते हैं, और जिसको हिंदी में हम फौजदारी बोलते हैं। और दूसरा हो गया आपका सिविल लॉ। ठीक है ना, सिविल लॉ जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट। तो जो सबसे लोवेस्ट कोर्ट है वो दोनों तरह के केसेस की सुनवाई करता है। ठीक है ना, चाहे वो सिविल लॉ हो चाहे क्रिमिनल लॉ हो, दोनों की सुनवाई करता है। अब ये तो आपको पता है कि भाई सबसे लोवेस्ट है, तो ये जो कोर्ट है ये इसके डिस्ट्रिक्ट जिला अदालत है, इसके अंडर जुरिस्डिक्शन आता है। ठीक है ना, ये देख रहे हो सबसे लोवेस्ट कोर्ट है। और यहां से जो केसेस हैं वो कहाँ जाएंगे, पहले जिला अदालत में जाएंगे। यानी कि जो इनके जो डिसीजन है
अगर उनसे कोई संतुष्ट नहीं है तो वो जिला अदालत में जाएंगे। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के डिसीजन से, उनके निर्णय से अगर कोई पार्टी संतुष्ट नहीं है तो वो अपील करेंगे जिला अदालत में। ठीक है ना, मेरे को मैसेज करके बताते जाओ कहीं भी डाउट होता है तो ये आदेश कोर्ट है, ये जिला अदालत। तो जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। जिला अदालत का काम क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी केसेस फाइल होंगे उनकी सुनवाई करेगी, साथ में निचली अदालतों के फैसले पर की गई। अब निचली अदालत कौन सी है, ये है आदेश न्यायालय। तो इसके जो फैसले हैं उसके ऊपर सुनवाई करेगी और एक गंभीर किस्म के अपराध के मामलों में फैसला कर सकती है। ठीक है ना, इसको गंभीर किस्म के अपराध के मामलों में जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको फैसला करने का इतना अधिकार नहीं है। तो एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गंभीर, जैसे मर्डर से रिलेटेड है, ठीक है ना, इस तरह के केसेस के सुनवाई का अधिकार आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है। यहां तक क्लियर हो गया? मैसेज करना फास्ट सीख जाइए, एकदम फास्ट मैसेज जल्दी से बेटा। हाँ, इसके बाद में फिर जिला अदालत के बाद में आपकी उच्च अदालत है, यानी कि जो हाई कोर्ट्स है। हर स्टेट के अंदर हाई कोर्ट्स होते हैं, आपको पता ही है, राइट। और ये क्या है, आपको पता है, जब ये इससे बड़ा है हाई कोर्ट तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सपोज करो हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जिला अदालत है और जिला अदालत के शायद सभी केसेस की अपील, यानी कि कोई उनके डिसीजन से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो अपने केस को ले जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर। तो ये हाई कोर्ट के काम में आ गया। हाई कोर्ट का काम क्या है, निचली अदालत के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करना। अपील मतलब कोई अपने नीचे लोअर जो कोर्ट है उसके डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो अगले उससे ऊंचे वाले न्यायालय में रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं संतुष्ट नहीं हूं, मेरे लिए जो डिसीजन दिया गया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं और मैं आपके यहाँ पर इस केस की सुनवाई करना चाहता हूं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसका काम क्या है, देखो हमने आपको बताया था जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकार के प्रोटेक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, सपोज करो कोई केरल में किसी के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के, जैसे स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और राइट टू एजुकेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स है, इनका वायलेशन केरल में हुआ है तो वो इंडिविजुअल कोई उसी वक्त तो नहीं आने वाला है ना दिल्ली। तो उनके पास में ऑप्शन होता है, या तो वो केरल के हाई कोर्ट में अपना जो रिक्वेस्ट लेके जाए रिस्टोरेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, अपने मौलिक अधिकारों को पाने के लिए। ठीक है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 226 है ये हर नागरिक को एक अधिकार देता है कि भाई आप जो हाई कोर्ट्स हैं उसके अंदर अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए शरण ले सकते हैं हाई कोर्ट। दूसरा ये हो गया बेटा, ये उनका प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हाई कोर्ट का, ठीक है ना, वो सभी तरह के अधिकारों की सुनवाई करता है। इसलिए चाहे तो हाई कोर्ट इंडिविजुअल को मना कर सकता है और ये कह सकता है नहीं भाई आपके जो ये तो मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, ये लीगल राइट्स नहीं है, हम तो लीगल राइट्स को सुनने के लिए बैठे हैं, आप मौलिक अधिकार से रिलेटेड आपकी ये अपील है, इसको आप सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट ले जाइए। यानी कि आर्टिकल 226 ये कहता है कि सिटीजन्स जा सकते हैं हाई कोर्ट में भी सुनवाई के लिए और सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मजबूर है उसको सुनने के लिए, ठीक है ना, उसको सुनवाई करेगा, लेकिन हाई कोर्ट डिनाई कर सकता है, मना कर सकता है। क्यों कर सकता है, उसकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ऊंचे कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है उसकी है आपके अधिकारों की सुरक्षा करना। ये बात क्लियर हो गया? मैसेज कि हाई कोर्ट के अंदर आप जा सकते हो लेकिन आपके अधिकारों का रिस्टोरेशन के लिए मेन जो है सुप्रीम कोर्ट है, वो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर टू द सुप्रीम कोर्ट to hear your grievances regarding fundamental rights। ठीक है,
ये क्लियर हो गया बेटा? काफी लीव करना पड़ रहा है, आपके इंटरनेट की समस्याएं लग रही हैं। तो मौलिक अधिकारों में क्या हो गया, ये उच्च न्यायालय की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिला अदालत है उसके केसेस की सुनवाई करना अपील के आधार पर, मौलिक अधिकारों को बहाल कराने के लिए रिट इश्यू करना। लेकिन मैंने बताया मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपके सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट है जो अब उच्च न्यायालय एक स्टेट के अंदर सबसे बड़ा कोर्ट है, ये तो आप जानते हो। अगर सबसे बड़ा कोर्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके क्षेत्राधिकार में, सपोज करो जो हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है दैट लाइज इन चंडीगढ़, तो हरियाणा और पंजाब का तो आपको पता है एक ही उच्च न्यायालय है। तो वो जो उच्च न्यायालय है उस पूरा हरियाणा उसके क्षेत्राधिकार में आता है, तो पूरे हरियाणा के सभी केसेस की सुनवाई यहाँ पर होगी, ठीक है ना। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुद्दों पर डिसीजन देते हैं। नेक्स्ट है अपने अधीनस्थ न्यायालयों, अब देखो बेटा इसे जिला अदालत और सबॉर्डिनेट कोर्ट इससे छोटे कोर्ट है, तो इनके जो जजेस हैं, इनके कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनकी देखरेख, उनके ऊपर कंट्रोल करना भी इसी का काम। ये बात क्लियर हो गया? मैसेज करो जल्दी से। पूरा हाई कोर्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फंक्शंस क्या है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फंक्शंस क्या है, और अधीनस्थ कोर्ट के फंक्शन क्या है, तीनों। ओके, नाउ कम्स योर अपेक्स कोर्ट। इसको अपेक्स कोर्ट के नाम से भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, हिंदी में उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। तो अपेक्स कोर्ट भारत का, यानी कि सारे जितने पूरे भारत के क्षेत्राधिकार में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, अगर वहां से कोई अपील आती है, अपील का मतलब समझ ही गए हो आप कि जो हाई कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, मान लो दो पार्टीज हैं और एक के खिलाफ तो डिसीजन जाएगा ही, तो जिसके खिलाफ वो डिसीजन गया वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते कि जो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट इस बात की इजाजत दे दे, एक सर्टिफिकेट दे दे कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, नहीं तो मन में आया उतने केसेस बढ़ जाएंगे वहां पर, तो हाई कोर्ट इस तरह की परमिशन देगा। तो एक तो हमने बोला सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से जो अपने डिसीजन से संतुष्ट नहीं है वो लोग जा सकते हैं। दूसरा मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी आपके मौलिक अधिकार है उससे रिलेटेड केसेस की भी सुनवाई सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट होती है। और तीसरा क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा न्यायालय है, तो ये सारे जो न्यायालय से रिलेटेड है इनके ऊपर कंट्रोल, इनका सुप्रिटेंडेंस, ठीक है ना, पूरा का पूरा नियंत्रण भी यही करता है, इनके ऊपर पूरा कंट्रोल करना, इनके एम्प्लॉइज का अपॉइंटमेंट करना, जजेस के ट्रांसफर करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, तो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, हर स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर, प्रमोशन देखना, ठीक है ना, उनके प्रोग्रेस देखना, ये सारे काम सुप्रीम कोर्ट के पास है। देख रहे हो कि यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला करता है, फैसले के नीचे की अदालत है उनके इसके जो फैसले हैं, ये नीचे वाली ये अदालत हाई कोर्ट, इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और सबसे नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबको इनके जो डिसीजंस है वो माने होते हैं। यानी कि हम हाई कोर्ट का डिसीजन ना माने तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपका फाइनल है, ठीक है ना। उसके बाद में आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक पिटीशन लगा सकते हो, और नॉर्मली जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके खिलाफ नहीं जाते हैं। वो ज्यादातर केसेस में किसी को फांसी की सजा दी है तो वो अपनी फांसी की सजा को कम कराने के लिए, जिसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दी है, आजीवन कारावास दी है, तो आजीवन कारावास को वो कम सजा में कराने के लिए इस तरह के केसेस की सुनवाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में एक पिटीशन, एक अपील, एक प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो ही फाइनल होता है, फुल एंड फाइनल होता है, लेकिन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बेटा ये तो हो गया आपके जो स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। भारत में सबसे ऊंचा सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद में उच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय के बाद में जिला अदालत,
और उसके बाद में अधीनस्थ अदालत, ये सारे के सारे आपके कोर्ट्स के योगेश तेरे बस की पंचुअल होना नहीं है बेटा, ठीक है ना, टाइम से हो नहीं सकता तेरे बस की, काम करने का तेरा पता नहीं कौन सा तरीका है। अब हम बात करेंगे कि इस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये आपके बुक में भी दे रखा है बेटा, 131 पेज के ऊपर है कि सर्वोच्च न्यायालय का जुरिस्डिक्शन के कौन कौन से मामलों की सुनवाई करेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ तो सब कोई सर्वोच्च न्यायालय चला जाएगा। तो हमने क्या है, हर न्यायालय की जो क्षेत्राधिकार है, उसका फंक्शंस है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर में अलग अलग कर दिया है। भाई हाई कोर्ट इस तरह के केसेस का सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के केसेस का सुनवाई करेगा। देखो आपसे एक एग्जांपल में पूछता हूं मैं, आप मुझे बताएंगे, सुन के ध्यान से। मान लो पानी के विवाद को लेकर, पानी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, और ये डिस्प्यूट हरियाणा स्टेट और पंजाब स्टेट के बीच में है, तो इसकी सुनवाई कौन से कोर्ट में होगी बताइए। हरियाणा और पंजाब स्टेट के बीच में पानी से रिलेटेड, रिवर के वाटर को लेकर डिस्प्यूट है, तो कहां पर होगी इसकी सुनवाई? सभी बताइए, सभी बताइए, शाबाश। बेटा इस तरह के केसेस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, क्योंकि ये दो राज्यों के बीच में, यानी कि दो राज्यों के बीच में कोई मसला है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है ना। केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में मसला है, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक तरफ एक स्टेट है, एक तरफ 3-4 स्टेट है, तो उनके बीच में अगर कोई वो है, डिस्प्यूट है, तो इस तरह के डिस्प्यूट को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, ना कि उच्च न्यायालय में, राइट। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं, हम फंक्शन पढ़ रहे हैं बेटा कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार क्या है, उसकी पावर क्या है, उसके फंक्शन क्या है। और दूसरा हमने पढ़ा था, अभी याद रख लेना, इसी के अंदर आएगा अपीलीय अधिकार, यानी कि जो भी हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी केसेस के डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं है, तो उसके अपील होता है, ठीक है ना। वो कहां पर करोगे? सुप्रीम कोर्ट में करोगे। अगर मान लो कोई इलेक्शन से रिलेटेड, जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शंस हो गए, उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस हो गए, प्राइम मिनिस्टर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो गए, इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, मान लो वोट की काउंटिंग में किसी को डाउट हुआ है, ठीक है ना, वो बोलता है कि फलानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं जीता हूं और लेकिन धांधली हुई है, तो इस तरह के मैटर की सुनवाई कहां पर होगी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। शाबाश, शाबाश, कोशिश करा करो तुम लोग ना जल्दी से जवाब देने की। बहुत बहुत देर लगा। अरे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। अब वो कोई, भाई देश के चुनाव के, राष्ट्रपति जो है देश का होता है, किसी स्टेट का नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रपति देश का है, उपराष्ट्रपति देश का है, प्राइम मिनिस्टर देश के लिए होता है, हरियाणा पंजाब का नहीं है, ठीक है ना। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी देश की जो पार्लियामेंट है वहां पर बैठता है। तो ऐसे मामले जो देश, पूरे कंट्री से रिलेटेड है, तो उसकी सुनवाई ऑब्वियसली जो है कहां पर होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी बेटा। थोड़ा ये तो कॉमन सेंस से आप जवाब दे सकते हो, ठीक है ना। कोशिश किया करो, अपने माइंड को अप्लाई करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आपके क्या कह रहे हैं। एक तो मौलिक अधिकार मैंने आपको बता ही दिया। अब मौलिक अधिकार से रिलेटेड सारे मैटर की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के पास है। आपके जितने भी मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, सारे याद है, टोटल 7 थे, जिसमें से 1978 में जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है वो खत्म कर दिया गया है। बाकी 6 अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार है, उनमें से एक्चुअली 5 ही हैं। एक तो आर्टिकल 32 में तो आप अपील ही कर सकते हो,
ठीक है ना। तो अपील करने का अधिकार भी आपका है। तो ये सारे, मान लो संघ और राज्यों के बीच में कोई भी झगड़ा हो गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई झगड़ा है, डिस्प्यूट है, तो उसकी सुनवाई होने वाली है, ठीक है ना। कहां पर होने वाली है? सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। और फिर दूसरा है अपीलीय अधिकार, ठीक है ना। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, इंग्लिश में बोलेंगे अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन चाहे सिविल केसेस हो और या फिर क्रिमिनल केसेस हो। सिविल केसेस मैंने बता दिया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट। क्रिमिनल केसेस मतलब मार पिटाई, ठीक है ना, इस तरह के। तो दोनों तरह के केसेस के जो डिस्प्यूट का फाइनल, फुल एंड फाइनल जो है वो जुड़े जो है, अगर कोई हाई कोर्ट से जो बंदा अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी सुनवाई करनी ही पड़ेगी। तो यानी कि दो आपने कर लिया, एक तो कर लिया फंडामेंटल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब इसके अलावा कहीं इसकी सुनवाई हो ही नहीं सकती। केंद्र और राज्यों के बीच में जो झगड़े हैं उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो सकती, उसकी सुनवाई सिर्फ और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही हो सकती है। तो ये इनका जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, ये बात समझ में आ गई। जो आप मौलिक जो पढ़ रहे हो, इसको बोला जाता है इंग्लिश में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्या बोलेंगे इसको? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस में सेटल डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होने से उसको निर्णय करना, उसका क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो ये तो हो गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट है आपका ये वाला है आपका अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलीय, तो आपको मैंने बता ही दिया कौन कौन से मामले की अपील की जा सकती है वो। और फिर है एक सलाहकारी ज्यूरिसडिक्शन भी है, यानी कि राष्ट्रपति को अगर किसी मैटर के ऊपर, कोई मैटर है पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड कोई बात है और राष्ट्रपति को सलाह लेनी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकता है किसी भी मैटर के ऊपर, ठीक है ना। राइट, समझ में आ गया? जो सलाहकारी क्या है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ये समझ में आ गया। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मैटर के ऊपर अगर सलाह लेना चाहता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उससे सलाह मांग सकता है लीगल इश्यूज के ऊपर, पब्लिक वेलफेयर का मैटर होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है ना। लेकिन इसमें याद रखना है तुमने, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति सलाह जरूर मांगेगा सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने या ना माने, मांगेगा जरूर, और माने या ना माने, उसको फॉलो करे या ना करे, राष्ट्रपति की मर्जी है। जब राष्ट्रपति की इतनी मर्जी है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन माने या ना माने उसकी मर्जी है, तो अब सुप्रीम कोर्ट भी ये बोलता है कि आप सलाह मांग सकते हो मेरे से, लेकिन हम दे या ना दें ये हमारी मर्जी। तो ये क्लियर हो गया, ये बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा कि सुप्रीम कोर्ट के जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो क्लियर हो गया। जल्दी से मैसेज किया करो यार, मैसेज करने का प्रैक्टिस कर लो, सीख लो, तुम लोग बहुत टाइम लेते हो बेटा। अब ये प्रियंका यार योगेश क्या है, बहुत पुराने हो गए हो तुम लोग बेटा, जल्दी से कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है रिट से रिलेटेड। रिट मतलब आपको मैंने बताया है कि जो आपके व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उससे संबंधित जो रिट है वो इशू करना। रिट इशू करने का मतलब यही है कि मान लो किसी को गलत तरीके से अरेस्ट करके रख लिया पुलिस ने, तो वो सीधा का सीधा, क्योंकि उसका जो स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर जो है, राइट टू फ्रीडम है, वो यहाँ पर उसका वायलेशन हुआ है। तो इस तरह के अधिकार, इस तरह का प्रॉब्लम्स जहाँ पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो उनका सुनवाई सीधा का सीधा
सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शंस में आता है। तो ठीक है, 4 तरह के हो गए ये आपके जो ज्यूरिसडिक्शन। एक तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, नेक्स्ट अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, फिर उसके बाद में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, फिर इसका नेक्स्ट वाला हो गया आपका रेट इश्यू करता है। अब वो रेट इश्यू करना, अब हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी रेट्स होती हैं, उसके बारे में आप डिटेल से समझ पाओगे कि कौन कौन सी रेट इश्यू करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में। ठीक है, तो विशेषाधिकार क्या है? एक है भारत भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत की गई अपील की सुनवाई करना। एसएलपी की सुनवाई करना ये भी आपके सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। क्षेत्राधिकार का मतलब बेटा यही है कि उसका काम है, उसका फंक्शन है, उसका सुनवाई करना उसका ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड है। ठीक है ना, वही है क्षेत्राधिकार की बात। अब ये एक और चीज आ गया, न्यायपालिका की सक्रियता, जनहित याचिकाओं की शुरुआत। ये भी आपको बहुत ही इंटरेस्टेड जो ये टॉपिक है, इसको आपने जरूर ध्यान देके पढ़ना है। वो तो सारा ही पूरा के पूरा जितने भी चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डे टू डे लाइफ में भी, लेकिन फिर भी इसको आप न्यायपालिका की सक्रियता से पहले ये देखो आपके जो पेज नंबर बेटा 132 पे है, ये पूरा मैं बता चुका हूं। ठीक है ना, ये जो फोटो बना के रखा था ना यहाँ पर, ये पूरा का पूरा डिटेल्स में पेज नंबर 132 पे देके रखा बच्चों। पेज नंबर 132 के ऊपर देखिए आप, 132 पे जाइए। सबसे पहले ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस की बात कर रखी है, पहुंच गए 132 पेज के ऊपर? अरे बोल दो हाँ। तो इसको आप एक बार इसको भी देख लो, चलो इसको पढ़ लेते हैं। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस का मतलब यही है, मैं बता चुका हूं बेटा, कि वो सारे जो केसेस है उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट में किया ही नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है ना, और इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है, जो सुप्रीम आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये सारे आपके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस में आते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मींस केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसीडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब इसके लिए हमको नीचे वाले कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब बेटा यही है कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और ये सबऑर्डिनेट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। तो वो कौन से हैं? आपने डायग्राम्स के अंदर देखा ही है, cases involving federal relations go directly to the Supreme Court. फेडरल रिलेशंस का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशंस है उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट है वो पूरे के पूरे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश it as an empire in all dispute regarding federal matters। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक एम्पायर के रूप में काम करता है, यानी कि जो फेडरल यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक एम्पायर की भूमिका निभाता है। जैसे क्रिकेट में एम्पायर का जो डिसीजंस है वो सबको मानना होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है, उसका डिसीजन सबको मानना पड़ेगा। राइट, इन एनी फेडरल कंट्री लीगल डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ये तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि बेटा डिस्प्यूट नहीं होंगे, डिस्प्यूट तो होंगे ही, बाउंड टू अराइज। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में, दो राज्यों सरकारों के बीच में ये झगड़े तो होते ही हैं। मतलब किसी मामले को लेकर झगड़ती नहीं है राज्य सरकार, कोई देखने वाली चीज नहीं है कि ये राज्य सरकार खड़ी हुई है और वो राज्य सरकार है, दोनों आमने सामने आगे कुश्ती कर रही है, वो नहीं है। तो राज्य सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव है, चीफ मिनिस्टर से और मिनिस्टर से, वो कोई अपने स्टेट के मैटर को
लेके दूसरे स्टेट्स के साथ में जो है ऐसे इश्यूज को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, या केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच। अमॉन्ग द स्टेट, कभी स्टेट के बीच में हो सकता है, कभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है। द पावर टू रिजॉल्व सच केसेस इज इंटरेस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इन तरह के केसेस की सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में है बच्चों। It is called the original jurisdiction because the Supreme Court alone has the power to deal with such cases. अब इसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसलिए बोला जाता है मेरे बच्चों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं पर सुनवाई हो ही नहीं सकती, तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया। ये बात मतलब समझ गए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है? जल्दी से मैसेज करो। मैसेज आने में भी देर हो जाती है तुम्हारा। अरे बेटे मतलब यही है, जिन केसेस की सुनवाई और छोटे कोर्ट में हो ही नहीं सकती, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उनकी सुनवाई कर सकता है, इस तरह के केसेस को सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के नाम से कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई कि ना तो उस केस को हम हाई कोर्ट ले जा सकते हैं, ठीक है ना, उसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही की जा सकती है। तो ये ओरिजिनल, तो दो स्टेट के बीच में, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में। इसी के साथ में आज का क्लास बेटा यहीं पर खत्म करते हैं। आप इससे नीचे वाला रिट जुरिस्डिक्शन पढ़ लीजिए, अपीलेट जुरिस्डिक्शन पढ़ लीजिए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पढ़ लीजिए। फिर कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये 134 पेज पे है, तो आज ये पूरा पढ़ लीजिए। ये मैं बता चुका हूं, आपको समझ में होपफुली आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। और कनिका जो चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं उनके नोट्स जो है आपको खुद बनाने होते हैं। उसके लिए चैप्टर हमने कर ही लिया, गूगल से आप चैप्टर का नाम डालोगे और क्लास डालोगे, क्लास 11 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस चैप्टर का नाम जुडिशरी लिखोगे और नोट्स, तो सारे नोट्स आ जाएंगे। जो आपको नोट्स पसंद है उसको आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे, क्लियर। तो आप एग्जिट कर सकते हो, 12 बजे बाद में मेरे से बात करना, ठीक है।